सबसे पहली बात है कि टैक्स क्या होता है, तो इसका जवाब है टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है। टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। वो कंट्रीब्यूशन जो आवाम करती है, वो पैसा, वो हिस्सा जो आवाम डालती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। असल में ये पैसा आवाम दे रही है और दे किसको रही है, और पैसा आवाम दे रही है और दे गवर्नमेंट को रही है, और मकसद क्या है, मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अच्छा, अल्टीमेटली टैक्स लागू करने का असल मकसद क्या हुआ, पैसा। टैक्स लागू करने का असल मकसद हुआ पैसा जो हुकूमत को मिलेगा। हुकूमत आवाम से पैसा लेगी ताकि मुल्क को चलाने के लिए खर्चे करे। तो असल में तो टैक्स लागू करने का मकसद हुआ पैसा वसूल करना आवाम से। लेकिन बाज़ों का सिर्फ पैसा वसूल करना ही मकसद नहीं होता, इसके अलावा भी मकासद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ों का गवर्नमेंट अपनी बात को मनवाने के लिए अवाम पे टैक्स लागू कर देती। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इंपोर्ट ना करें गैर जरूरी, लेकिन अगर कोई बंदा फिर भी जबरदस्ती कहता है कि नहीं जी मैं तो चाहता हूं, मैं BMW मैंने बाहर से मंगवानी है, तो गवर्नमेंट फिर उन्हें रोकने के लिए क्या करती है, टैक्स लागू कर देगी। 10 करोड़ की BMW आनी थी, 30 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया। इसका असल मकसद क्या था, इसका असल मकसद था कि अवाम को इसका असल मकसद था कि अवाम को रोका जा सके। अब जिसने 10 करोड़ की गाड़ी लेनी है उस पर 30 करोड़ रुपए का टैक्स लग जाएगा तो वो डिस्करेज हो जाएगा। आपको एक आध सरफिरा होगा वो तो ले लेगा, जो बाकी लोग होंगे वो कहेंगे यार हमारा इतना भी दिमाग नहीं जला कि 10 करोड़ की गाड़ी के लिए 30 करोड़ रुपए ऊपर क्या खर्च कर दें, टैक्स। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये वाला टैक्स जो लगाया है, ये जो 10 करोड़ की गाड़ी पर 30 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया है, ये वाला टैक्स जो लगाया है वो असल में क्यों लगाया है, यस, इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, दरअसल इसका मकसद अपनी बात मनवाना था। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अपनी बात मनवाएं, लोगों को रोकें इंपोर्ट करने से, तो गवर्नमेंट ने ये वाली हरकत की। या मेरा पॉइंट समझ आया? तो पहले नंबर पे टैक्स लागू करने का मकसद क्या है, पैसा। दूसरे नंबर पे टैक्स लागू करने का मकसद क्या है, अपनी बात को। तीसरे नंबर पे टैक्स के पैसे से अमीर बंदे से पैसे वसूल करके गरीब बंदे पर खर्च करना। वो बंदा जिसने कहा नहीं यार मैंने लेनी है BMW नहीं, उससे 30 करोड़ का टैक्स वसूल किया और खर्च किस पर कर दिया, ऑरेंज ट्रेन पर कर दिया। अब ऑरेंज ट्रेन से किसको फायदा हो रहा है, आम बंदे को फायदा हो रहा है ना, गरीब आवाम को फायदा हो रहा है। तो वो इतना अमीर होता तो उसके पास भी अपनी गाड़ी होती। अब अगर वो अमीर नहीं है, बस पे सफर कर रहा है, तो जिससे 30 करोड़ वसूल किया है वो ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दिया। अमीर आदमी से पैसे लेना और गरीब पर खर्च करना, क्या मकसद, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो टैक्स लागू करने के ऑब्जेक्टिव में पहला पैसा, दूसरा अपनी बात मनवाना यानी पॉलिसीज पर इंप्लीमेंटेशन, और तीसरा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये वाली बात आपके साथ कर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन की। अब अगला हमारा मेन एरिया आ गया नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, जो सबसे ज्यादा आई कैप के पेपर में टेस्ट हुआ है इस चैप्टर के हवाले से। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऐसे टैक्स लागू करने के मकासद अदर देन रेवेन्यू। वो कहता है भाई पैसे को साइड पे करो, इसके अलावा जो मकासद हैं उसकी बात करने लगे। पैसे को साइड पे कर दिया, इसके अलावा जो मकासद हैं उसकी बात करने लगे। सबसे पहले
टैक्स लागू करने का मकसद होता है कमज़ोर एंड टैक्स लागू करने का मकसद एक ही है कि कमज़ोर एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आम तौर पे हर चीज़ पे टैक्स लागू किया जाता है, ठीक हो गया। अब अगर कोई इदारा देखा है जो कमज़ोर हो गया तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, गवर्नमेंट उसको टैक्स माफ कर देती है ताकि वो इदारा बंद ना हो। और मैंने इसकी एग्जांपल क्या दी थी, मैंने कहा था टेक्सटाइल, कोविड के पीरियड में टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी, मिलों ने ऐलान कर दिया था जी हम अपनी मिल बंद कर रहे हैं, ये जो 6000 बंदा काम कर रहा है ये खुदा हाफिज चला जाए। अब गवर्नमेंट को फौरन ध्यान पड़ा कि भाई ये 6000 बंदा अगर बेरोजगार हो जाएगा तो मुल्क तो खत्म हो जाएगा। मुल्क जो है सॉरी खत्म तो नहीं होगा लेकिन मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मिल के मालिक को बुलाया, उसको कहा भाई हम तुम्हें क्या करते हैं 5 साल का टैक्स माफ कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया, गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया ताकि वो इदारा जो कमजोर हो गया है क्या हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़े। तो भाई सबसे पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथन द वीक एंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स माफ कर दिया ताकि कमजोर एंटरप्राइज क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अगले नंबर पे जो बात बताई थी, मैंने कहा था ये पियानो का पेन है, याद है पियानो वाली एग्जांपल, और मैंने कहा था भाई ये पियानो का पेन है और ये पाकिस्तान में 20 रुपए का बिक रहा है। एक बंदा ये वाला पेन पकड़ता है, चाइना जाता है, चाइना वाले ये पेन उसे 12 रुपए का दे देते हैं। तो अगर वो बंदा चाइना से पेन मंगवा के बेचने लग जाए और पियानो का पेन बिकना खत्म हो जाए और पियानो की फैक्ट्री बंद हो जाए तो पियानो में काम करने वाले 20-25 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट इस मामले में क्या करती है, अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को बचाती है। कैसे बचाती है, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसको 12 रुपए की इंपोर्ट की है, 12 रुपए टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर। तो भाई होगा क्या, वो जो पेन वो 12 का बेच रहा था उसको 24 का पड़ेगा। पाकिस्तान में कितने का बिक रहा है पियानो, 20 का, अपनी इंडस्ट्री बच गई। ये सर, ये कहते हैं दूसरा पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन के जरिए, फॉरेन कंपटीशन जो है उससे बचा, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाता है। और इस काम क्या कहलाते हैं, टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टैक्स का हरबा इस्तेमाल करते हैं ताकि मुल्क को बचाया जा सके। सर जी अगला, एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्री। अब सर मैंने आपको एक मिसाल दी थी, वही मिसाल दोबारा देता हूँ कि सर यूएसए ने टी शर्ट्स खरीदनी थी, उसने 3 मुल्कों से रब्ता किया, सबसे पहले इंडिया से, फिर पाकिस्तान से और फिर बांग्लादेश से। इंडिया ने कहा रेट दिया 180, पाकिस्तान ने 170 और बांग्लादेश ने 160। तो भाईजान अगर क्वालिटी तीनों की सेम थी तो बिड कौन विन कर जाएगा, बांग्लादेश। इतने में टेक्सटाइल मिल वाला गवर्नमेंट के पास गया और कहता है अगर आप हमें 15 रुपए का टैक्स माफ कर दें तो हम ये बिड विन कर जाएंगे। 15 रुपए गवर्नमेंट ने माफ किया, ये 155 रुपए का रेट इन्होंने यूएसए को दिया, यूएसए वालों ने पाकिस्तान को ऑर्डर दे दिया। पाकिस्तान को ऑर्डर देने से अल्टीमेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, मुल्क को फायदा होगा। तो टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। उससे हुआ क्या सर, ये बार्गेनिंग टूल था, उससे जो ट्रेड नेगोशिएशन थी ना विद अदर कंट्रीज में, उसमें पाकिस्तान को फायदा हुआ। तो ये भी टैक्स के फ़ायदे या टैक्स के मकासद में तीसरी बात है कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, टैक्स माफ़ करके, टैक्स कम करके वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करते हैं। और जब जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो इसको बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। सर
200 रुपये लीटर पेट्रोल है, 50 रुपये उसके ऊपर टैक्स है। मार्केट में आवाम के लिए पेट्रोल कितने रुपए का है? 250 का। अच्छा, अब हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ के 230 हो गई, ऊपर 50 रुपये का टैक्स तो कितने का पड़ गया? अब आवाम को कितने का मिलेगा? 280 का। आवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा अब इसका हल ये है कि कीमत जो बाहर से आ रही वो तो नहीं तब्दील हो सकती, लेकिन हम टैक्स कम कर देते हैं। कितने का टैक्स था सर? 30 रुपये का था ना। 30 रुपये से टैक्स क्या कम कर देते हैं? कम कर देते हैं, 20 का टैक्स लगा देते हैं, ये 250 आ जाएगा। आप देखें टैक्स के फैक्टर ने क्या कर दिया? इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दिया। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। सर टैक्स इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। सर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का दूसरा नाम है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये असल में क्या है? ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का दूसरा नाम है। एक ही बात है, वो जो 30 करोड़ रुपए आपने इंपोर्ट BMW की इंपोर्ट पर दिए थे गवर्नमेंट को, उसका क्या कर दिया था? ऑरेंज ट्रेन में इस्तेमाल कर दिया था, यानी अमीर से पैसा लेकर गरीब पर खर्च कर दिया। फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट जिस जिस एरिया को प्रमोट करना चाहती है वहाँ पर टैक्स माफ़ कर देती है या कम कर देती है। साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट करना चाहती है, तालीमी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहती है, और लोकल फोर्स की एफिशिएंसी को बेहतर करना चाहती है। 3 तरह के उसने यहाँ पर काम लिखे हैं। मेनली कोई साइंस या इन्वेंशन से रिलेटेड काम हो, या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो, या जो मज़दूर तबका है उसको कोई हुनर सिखाना हो या उसके हुनर को पॉलिश करना हो, तो वो जो एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्स की ट्रेनिंग की जाती है, इम्प्रूव करने के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रेनिंग सेशंस किए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। इस सारी एक्टिविटीज़ से आवाम को फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, और प्रमोट करने के लिए क्या कर देती है? यहाँ टैक्स माफ़ कर देती है, यहाँ टैक्स कम कर देती है। सर इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? कीमतों का जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट मुख्तलिफ जगह पर बेचें, मुख्तलिफ रेट पर बेचें। एक प्रोडक्ट लाहौर में 200 रुपये की है, 50 रुपये उस पर टैक्स लगता है, मार्केट में लाहौर में बिक रही है 250 की। यही प्रोडक्ट मुल्तान में बेचे तो क्या सीन होता है? तो यही प्रोडक्ट मुल्तान में बिक रही है 230 की, उसके ऊपर 50 रुपये का टैक्स लग रहा है, मुल्तान में 280 रुपये की बिक रही है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। एक प्रोडक्ट के दो प्राइसेस चार्ज नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे कम किया जाता है? इसको गवर्नमेंट कैसे कम करती है? टैक्स के फैक्टर को चेंज करके। 230 में 20 का आप टैक्स ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 250। सर आपने गौर किया, उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में जो तब्दीली थी लाहौर और मुल्तान में, प्राइस में जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको कैसे ख़त्म किया है? टैक्स को कम करके। टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, दैट इज सिगरेट स्लैश टोबैको। सर जी वो कहता है अगर तंबाकू है, अगर सिगरेट है, ये ऐसी चीज़ें जिसको गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करती। इस केस में कहा जाता है कि चूँकि गवर्नमेंट इनको एनकरेज नहीं कर रही तो क्या करें, इसको डिस्करेज किया जाता है। डिस्करेज कैसे करते हैं? इस पर टैक्स लगा देते हैं या टैक्स बढ़ा देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी,
जब पेमेंट की जा रही है तो वो पेमेंट और जो ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह की जाए? बैंकिंग चैनल के जरिए की जाए। ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए होनी चाहिए। लॉ कहता है, टैक्स वाले कहते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैंकिंग चैनल से नहीं कर रहे, तो टैक्स वाले इसको इनकम तस्वुर करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। सो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की और बैंकिंग चैनल से नहीं की, तो टैक्स वाले इसको इनकम तस्वुर करेंगे और इस पर टैक्स लागू कर देंगे, जिसका मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, यानी इकोनॉमी रिकॉर्डेड होनी चाहिए। जी भाई सर, ये अगर वो बैंकिंग चैनल्स के जरिए नहीं करते ट्रांजैक्शन वगैरह, एक दूसरे को पैसे नहीं देते, तो पता कैसे चलेगा टैक्स की पे इतना लगेगा? सर जी, अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए तो गवर्नमेंट उसको इनकम ट्रीट करेगी, ये बात है। पता कैसे चलेगा? ये भाई ने इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया, ऑल्दो इसकी बात हमने चैप्टर नंबर 10 में करनी थी, लेकिन सुन ले। पिछले साल मेरे टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स 110 के थे। पिछले साल मेरे नेट एसेट्स 110 के थे। इस साल मैंने एफबीआर को बताया, मैंने इनकम कमाई है 50 रुपए की, और एफबीआर वालों ने जब एसेट्स की बात की तो मैंने एक प्लॉट खरीदा 200 रुपए का। एफबीआर वाले कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने 110 तुम्हारे पास पहले थे, 50 तुमने इस साल कमाए, ये मिला के हो गए 160। जिस बंदे के पास 160 रुपए हो वो 200 रुपए का एसेट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। इसका मतलब है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एफबीआर को जब इस बात का पता चलता है तो एफबीआर कह देता है कि बेटा जी ये 40 रुपए कहाँ से आए, तुम्हारे बैंक में तो शो नहीं हो रहे। वो कहता है असल में मैंने अपने दोस्त से कैश में ले लिए थे। समझ आ रही है? वो जब बंदा पकड़ा जाता है तो वो इसको कह देते हैं कि बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं था, ये कैश में था, तो फिर उसको इनकम के तौर पे ट्रीट कर दिया जाता है। सर जी, इनवॉइस असल में जब आप गाड़ी खरीदेंगे, जब आप गाड़ी खरीदते हैं या जब आप प्लॉट खरीदते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एफबीआर के पास भी जाती है, तो आप उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। मैं गाड़ी खरीदता हूं, गाड़ी की वैल्यू ही 40 लाख है, तो भाई 40 लाख पर ही टैक्स लगना है ना। अब आप ये बात कह रहे हैं कि उसकी कीमत उसकी इनवॉइस पे आगे पीछे कर दो। इनवॉइस तो मैंने एफबीआर को पहले भी नहीं दिखाई थी। जो बंदा छुपा के प्लॉट खरीद रहा है, किसी को बता नहीं रहा, वो एफबीआर को इनवॉइस तो शो नहीं ना करेगा, वो तो चुप करके लगा हुआ है। एफबीआर के पास ये रिकॉर्ड गाड़ी खरीदने पर, प्लॉट खरीदने पर ऑटो पे पहुंचता है। उसमें हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम यानी इतने तो वो भी इतना तो बच्चा भी कर लेता है कि जी जब चीज 100 रुपए की लेके 200 रुपए शो करने होते हैं तो 200 का बिल बनवाता है। क्या ख्याल है? लेकिन उसकी जो प्राइस होती है, जो रेट होता है, वो ऑटो पे एफबीआर पे जा रहा होता है। ठीक हो गया? तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होती है, गाड़ी की जो प्राइस है जो चल रही होती है वो एफबीआर के पास रिकॉर्ड में जाती है और उस पर जितना टैक्स है वो वहां पर शो हो जाता है। अब वो आप छुपा नहीं सकते। अब आप फंस जाते हैं। एफबीआई वाले आपसे पूछते हैं कि पैसे तो तुम्हारे पास 160 है, 200 का प्लॉट कैसे खरीद लिया? फिर यहां पर बचने का यही तरीका होता है, उन्हें कहते हैं कि ये रिकॉर्ड में नहीं है, कैश में दिया था मुझे मेरे दोस्त ने, ये उधार है। वो कहते हैं भाई जो भी है, तुम्हें ट्रांजैक्शन किस में करनी चाहिए थी? बैंकिंग चैनल के जरिए। अब तुमने बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं की तो इससे क्या समझा जाएगा? इनकम समझा जाएगा। उस पर क्या लगा दिया जाएगा?
टैक्स। ये पूरी डिटेल नहीं है, ये उतनी डिटेल है जिससे इस वक्त गुजारा हो जाए। चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके अंदर डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह वहां पर जाकर आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। डन हो गया सर जी? अभी इतना आपको बता दिया है। अगर बंदा पकड़ा जाए, अगर बंदा पकड़ा जाए तो टैक्स वाले उस ट्रांजैक्शन को इनकम कहते हैं। आपकी पूरी शालमी, पूरी आजम मार्केट रूटीन में करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, सारा कैश में हो रहा है। अब जब वो बिजनेस हो रहा है करोड़ों का और वो भी कैश में रहा है तो वो तो शो ही नहीं करते। वो एक लतीफ़ा बना हुआ है कि वो टैक्स का बंदा या टैक्स की मालूमात के लिए कोई आता है तो वो नीचे वाला बटन ना ऊपर से बंद कर देते हैं, कहते हैं हमें तो खुद होश नहीं मारा, सारा नुकसान हो गया। शो नहीं करते, शो नहीं करते। एफबीआर को नहीं बताते। एफबीआर को बताएंगे कि ये आज हमने 1.5 करोड़ रुपया कैश में सेल किया और ये माल हमने ख़रीदा था 90 लाख रुपए का, तो भाई इसका मतलब है आपने 60 लाख रुपए एक दिन का कमाया, उसका तो बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ जाएगा। उन्होंने शो ये करना है कि हमने पूरे साल का शो करेंगे कि हमने टोटल सेल की 50 लाख रुपए और टोटल खर्चे थे 48 लाख रुपए के और 2 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से बचे, तो ये घर का दाल दलिया चल रहा है बस। सर समझ आ रही है? शो नहीं करते लोग, छुपाना चाहते हैं एफबीआर से, चूंकि एफबीआर को शो करने का मतलब है टैक्स देना। अब अगर पता चल गया एफबीआर को, अगर पता चल गया आपने ट्रांजैक्शन कैश में की है तो टैक्स एफबीआर वाले क्या करेंगे, उसे इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। दिस इज, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अगली बात, रिसर्च और डेवलपमेंट वाले एरियाज में बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स to encourage research and development by introducing tax credits। इसका क्या मतलब है? जो रिसर्च और डेवलपमेंट वाले एरियाज हैं वहाँ पर टैक्स क्रेडिट्स दिया जाता है, टैक्स में कमी दी जाती है। मैंने कहा 2 लफ्ज़ आए हैं यहाँ पर, एक टैक्स एग्जेम्पशन जिसका मतलब है टैक्स में माफ़ी, ख़त्म, ज़ीरो। 10 रुपये का टैक्स बनता था, अब आपने कुछ नहीं देना, ज़ीरो है, दिस इज टैक्स एग्जेम्पशन। दूसरा क्या है, टैक्स में क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, टैक्स में कमी, 10 रुपये टैक्स बनता था 5 देना है। सर समझ आ रही है? दिस इज टैक्स क्रेडिट। ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की डिस्कशन थी। फिर उसके बाद हमने अगली बात की थी टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट। टैक्स के जरिए तरक्याती काम भी किए जा सकते हैं, टैक्स को टूल बनाकर, टैक्स के खरबे के तौर पे इस्तेमाल करके। पता है क्या होता है, गवर्नमेंट जब चाहती है ना कि फलां जगह पर डेवलपमेंट हो जाए तो गवर्नमेंट कह देती है भाई सब लोगों को कि जो बंदा उस जगह इन्वेस्टमेंट करेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा, 5 साल का टैक्स माफ है। अब किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में बिजनेसमैन को कहती है कि यहां पर तुम बिजनेस शुरू कर दो तो तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी उस एरिया को फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन करार दे देती है, अब वहां पर टैक्स नहीं लगना। यार बिजनेसमैन अल्टीमेटली क्या चाहता है, बचत, पैसा। अच्छा, अब उसने 100 रुपये कमाने थे, उस पर 29-30 रुपये टैक्स देना पड़ना था और 70 रुपये उसे मिलने थे। गवर्नमेंट ने कह दिया 100 रुपया कमाओगे सारा तुम्हारा। अब वो कहता है भाई मैं तो ये काम करूंगा। वो फिर अपने लालच में, जब उसे टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो अपने लालच में वहां पर बिजनेस एस्टैब्लिश करता है। मुल्क को क्या फायदा होता है, एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, वहां पर कुछ भी नहीं था, अभी वहां पर बिल्डिंग बन गई हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं, वहाँ पर लोगों को मजदूरियां मिल गई हैं, वहाँ पर लोगों के पास मौके को, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है, जनरल स्टोर बन गए हैं। वो वाला एरिया अंडर डेवलप्ड होता है, वहाँ पर खुशहाली आ जाती है, वहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और वो वाला एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन वहाँ पर जराइम भी कम हो जाते हैं। जो बंदा फारग बैठा हुआ है तो वो यही सोचता है ना कि यहाँ से इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, अगर मैं भी यहाँ पर
पिस्टल लेके दो भाई खड़े हो जाएं तो आसानी है, तो जब उसको जॉब मिल जाएगी तो उसका वो किसी और ध्यान, उसका ज़हन किसी और तरफ लग जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जराइम भी कम होते हैं। उसने 3 लफ्ज़ लिखे हैं, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इन द अंडर डेवलप्ड एरिया। सर अमीर आदमी पे टैक्स ज़्यादा लगाना, गरीब आदमी पे टैक्स ना लगाना या कम लगाना, अल्टीमेटली पैसा तो खर्च होना है, अमीर से लें गरीब पर खर्च करें, ये मीन ऑफ डेवलपमेंट है। सर जी जो वो आइटम्स जो लग्जरी आइटम्स है और वो आइटम्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं, अगर उनको इंपोर्ट किया जाए तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और वो उस पैसे से डेवलपमेंट का काम किया जाता है। तीसरी बात ये। चौथी बात, अगर किसी बंदे ने लंगर खाना खोला हुआ है, शौकत खानम है सर, चैरिटी का काम कर रहा है, वेलफेयर का काम कर रहा है, इदारा है, उसके बाद जितनी डोनेशन आती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लंगर खाना जिसने खोला हुआ है वो लोगों को खाना खिलाता है, उस बंदे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता जो बंदा उसको डोनेशन देगा उसको क्रेडिट मिलेगा। तो 2 तरह के लोग हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं। एक वो जो इदारा है जो ये काम कर रहा है, जेडीसी है सर, ये काम कर रहा है ना, इस इदारे पर कोई टैक्स नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बंदा जेडीसी को डोनेशन दे रहा है, जो बंदा शौकत खानम को डोनेशन दे रहा है, जो बंदा ईदी फाउंडेशन में डोनेशन दे रहा है, उसको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। तो भाई टैक्स एग्जेम्पशन तो उस इदारे को मिलेगी ना जो काम कर रहा है, और टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? जो डोनेट कर रहा है। सब पॉइंट समझ आ गया? और आखिरी बात है कि एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट, देखिए पाकिस्तान जितनी भी एग्रीकल्चर काम करे वो सारा फ़ायदा है। कहते हैं पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, ये जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा इस पर कोई टैक्स नहीं है। बल्कि यहाँ पर ही लास्ट टाइम एक बच्चे ने सवाल किया, उन्होंने कहा सर जी अगर हमारे पास ज़मीन है और हमने ठेके पर दी हुई है, हम खुद नहीं कर रहे लेकिन हमें उस ज़मीन से किराया आ रहा है, तो क्या इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा? यस, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लो सर, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज। सर जी ये जितनी बात अब तक मैंने आपको बताई ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ कि सब लोग एक लाइन पर आ जाएं। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज। एडम स्मिथ एक मारूफ इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा था भाईजान आपके टैक्स के निज़ाम में 4 बातें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहली बात है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या है? जो टैक्स देने वाला है और जो टैक्स लेने वाला है दोनों को श्योर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कितना टैक्स बनता है, कितना मैंने देना है, या कितना टैक्स बनता है, कितना मैंने लेना है। जी आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा जी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। सर पहले तो लोग टैक्स चोरी करना चाहते हैं। अब जो बंदा कहते हैं नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने टैक्स देना है, उसके लिए आसानी होनी चाहिए। जिस तरह टैक्स देना है वो मुश्किल ना हो गए वो तंग पड़ जाए, और जिस वक्त टैक्स देना है मैनर और टाइम ये क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए। इक्वालिटी, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज। टैक्स पेमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल टू इनकम होनी चाहिए एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज, और सारे कंसर्न्ड एरियाज पर ये इक्वली अप्लाई होना चाहिए, यानी सब लोगों पर एक जैसा टैक्स लगे और सब लोगों पर फिक्स रेट पर टैक्स लगे। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स को कलेक्ट करना इतना महंगा ना हो कि टैक्स कलेक्शन डिस्करेज हो जाए, और टैक्स इतना ज़्यादा ना हो कि बिजनेस डिस्करेज हो जाए। इसमें 2 बातें, टैक्स इतना ज़्यादा ना हो कि बिजनेस डिस्करेज हो जाए, और टैक्स की कलेक्शन पर इतना खर्च ना आए कि टैक्स की कलेक्शन डिस्करेज हो जाए। सर ये एडम स्मिथ की बात थी, पहले कर चुका हूँ, एक क्विक रिवीजन थी। फिर उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लागू करने के असूल। लेवी का मतलब है इम्पोज, लागू। सर जी सबसे पहले आ गया बेनिफिट प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जितना फायदा उठा रहा है
उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जितना फायदा उठा रहा है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज बेनिफिट प्रिंसिपल। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूं मोटरवे। मोटरवे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने बनाया है। जो जितनी मोटरवे यूज करेगा, जितनी बार यूज करेगा और जितनी देर के लिए इस्तेमाल करेगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। यानी अमीर बंदे को ज्यादा और गरीब बंदे को कम टैक्स देना पड़ेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, सब लोगों को एक जितनी परसेंटेज पर टैक्स देना पड़ेगा। तीन बातें हैं सर। पहला बेनिफिट प्रिंसिपल, दूसरा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, तीसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। अब मैं आपको काइंड्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं इन्हीं प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस को इस्तेमाल करते हुए। सबसे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, जो कहता है सब लोगों पर एक जितनी परसेंटेज पर टैक्स लेगा। ये बताया ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इस पर जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स लग रहा है? फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स लग रहा है। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स लग रहा है। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स लग रहा है। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स क्या कहता है? वो कहता है भाई इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है। इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है। सॉरी, इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ है, टैक्स रेट फिक्स है। जी, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स। दिस इज फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। आगे आ जाएं। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के मुताबिक कौन सा काइंड है? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है? इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। अब देखो, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। फर्क क्या है दोनों में? एक में इनकम बढ़ रही थी, टैक्स बढ़ रहा था, टैक्स रेट फिक्स था। दिस इज फ्लैट टैक्स। और ये किस कानून के मुताबिक है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के मुताबिक। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये किस कानून के मुताबिक है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के मुताबिक है। और तीसरी बात, रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों को रिग्रेसिव टैक्स समझने में दिक्कत आती है तो मैं कहता हूँ भाईजान सब बच्चे बैठे, मैं सब बच्चों को कहूँगी 100 रुपया जमा कराएं। तो वो बच्चा जिसको महीने का 10,000 रुपया मिलता है उसके लिए 100 रुपये जमा कराने में दिक्कत कम है, और वो बच्चा जिसको महीने का 1,000 रुपया मिलता है उसको 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो जब गवर्नमेंट फिक्स अमाउंट कह देती है ना कि इतना टैक्स जमा कराओ, तो कम इनकम वाला बंदा बेचारा पिस जाता है, ज़्यादा वाले को परवाह भी नहीं होती। और सर समझ आ रही है? ये 10,000 रुपये 1 लाख वाले के लिए बड़े मुश्किल है। 10 लाख वाला कहता कोई बात नहीं, और चाहिए और ले लो। और सर समझ आ रही है? ये क्या है? ये गेम है असल में। टैक्स की अमाउंट फिक्स है, टैक्स की अमाउंट फिक्स है। वेरी कहां से कर रही है? इनकम जो है वो कम होगी तो वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा परसेंट बनेगा। इनकम ज्यादा होगी तो कम परसेंट बनेगा। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स। सर इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल? सर सेल्स टैक्स। जो बंदा BMW में फ्यूल डलवा रहा है वो भी 50 रुपए टैक्स दे रहा है लीटर में, और जो बंदा मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवा रहा है वो भी 50 रुपए टैक्स दे रहा है 1 लीटर में। BMW जो बंदा है जिसके पास है उसकी रोज की इनकम 1 लाख रुपए है,
और जो बाइक में फ्यूल डलवा रहा है उसकी शायद 1 महीने की इनकम 1 लाख है। तो दोनों की इनकम तो बहुत फ़र्क है, लेकिन हर लीटर के ऊपर टैक्स दोनों बराबर जमा करा रहे हैं। और मैं ये वाली बात कह देता हूँ कि भाई आप पानी पीते हैं नेस्ले का, उसके ऊपर भी टैक्स है। जो बंदा मांग रहा है रोड पर खड़ा होके, वो भी जब पानी की बोतल लेता है तो वो उतना ही टैक्स देता है जितना को BMW वाला रोड पे खड़ा होके पानी की वो बोतल पीता है। तो दोनों की इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन टैक्स दोनों क्या दे रहे हैं? बराबर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली सोसाइटी में ऐसा टैक्स लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स इसी तरह ही इकट्ठा होता है, क्योंकि इनकम टैक्स लोग नहीं देते और अपनी इनकम को छुपा लेते हैं, शो नहीं करते। और सर समझ आ रही है? दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। तो 2 बातें और करूंगा, इसके बारे में आगे चलूंगा। सबसे पहली बात, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। ये जो गेम है ना सारी इस काइंड ऑफ टैक्सेशन में, ये 2 चीजों से लिंक है। एक है इनकम और एक है रेट। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा, दिस इज फ्लैट टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट भी बढ़ा, दिस इज प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट कम हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, ये गेम है असल में इसकी। हाँ, एक आखिरी बात वो ये कि सर प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? तो भाई कंपनीज पे टैक्स 29% लगता है। वो एक कंपनी 100 कमाए या 100 करोड़ कमाए, टैक्स कितना लगेगा? 29%। फिर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप, एओपी का मतलब फिल वक्त समझे पार्टनरशिप। इंडिविजुअल एओपी पे कितना टैक्स लगेगा? ये बढ़ेगा इनकम के साथ, तो ये प्रोग्रेसिव है। और सेल्स टैक्स जो है ये रिग्रेसिव टैक्स है। और सर समझ आ गया? यहां तक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, सारी डिस्कशन की। अब मैं आगे चल रहा हूं और अब बात करने लगा हूं आज की ताज़ा खबर। आज के लेक्चर में फ्रेश पढ़ाना है। वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, नॉट वॉलेंट्री इन नेचर। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग पर जाऊंगा। ऑब्वियसली जो पहले पढ़ा चुका था उसको तो मैं एक रीकैप दे रहा था। सर जी टैक्स एक एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। ये वो वाली कंट्रीब्यूशन है जो लागू की गई है, जो आपको जमा करवानी ही पड़ेगी, वॉलेंट्री नहीं है। क्या मतलब? आप जनाब मस्जिद में मौजूद थे, आपने नमाज पढ़ी तो आपने देखा दूर से एक बंदा टोकरी लेके आपकी तरफ आ रहा है। आप समझिए कि ये मेरी तरफ देख रहा है, टोकरी इसके हाथ में, इसने मेरे करीब आके मुझे जज्बाती करके मुझसे चंदा लेने की कोशिश करनी है। आपने जैसे ही वो आपके करीब है, आपने 2 नफल की नियत की, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दी। सर वो बंदा आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप उसको डोनेट करें। ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। आप उसे कहें कि मैं अपने अब्बू से पूछ के बताता हूँ, हाँ मैं तो भी जल्दी से नमाज़ पढ़ने में आया, तो मैं तो भी पैसे नहीं लेके आया, कुछ भी। वो आपकी जो भी गोली होगी उसको कबूल करेगा और वापस चला जाएगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आपको टैक्स का नोटिस आ गया तो भले आप 2 नफल पढ़ेंगे 10 पढ़ें, वो तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कौन सी कंट्रीब्यूशन है? एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। तो सर जो मस्जिद में दे रहे हैं ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, जो मस्जिद में दे रहे हैं ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। और जो टैक्स की कंट्रीब्यूशन है ये एनफोर्स्ड है, ये लागू। जो बंदा टैक्स नहीं देता वो टैक्स चोर है, वो मुजरिम है, उसने जुर्म की है, उसको इसकी सजा मिलेगी। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये पॉइंट। सर दूसरे नंबर पे आ गया
टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। आपका टैक्स बनता था 1 लाख रुपए, आपने कहा ठीक है, अपनी चेक बुक निकाली शाना तरीके से, वहां पे 3 माह की डेट डाल दी, ये लो भाई 3 माह बाद की डेट डाल दी, ये चेक ले लो, पैसे मिल जाएंगे। टैक्स वाले इस पेमेंट को कबूल नहीं करते। एक बंदा है, वो उससे भी बड़ा सेठ है, वो कहता है अपना लेटर पैड निकाल के कहता है, लिख दिया उसने, मैं वादा करता हूँ 2 माह बाद ये वाली रकम अदा कर दूंगा, वस्सलाम। तो वो टैक्स वाले इसको पाड़ के उसको वापस कर देंगे, वस्सलाम। हम ये कबूल, टैक्स वाले प्रोमिसरी नोट कबूल नहीं करते, टैक्स वाले चेक कबूल। अच्छा, एक बंदा और है, उसने कहा है कि 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है उसका, उसने टैक्स वालों का कि मेरी मोटरसाइकिल ले ले, मैं पैसे नहीं देता, मेरी मोटरसाइकिल ले ले। क्या ये काबिल कबूल है? हाँ सर जी, मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये देखे पेमेंट बाय चेक, पेमेंट बाय प्रोमिसरी नोट और इन काइंड कहते हैं कैश के अलावा। आप पैसों के बदले मोटरसाइकिल दे दे तो ये क्या काबिल कबूल है? द आंसर इज नो। टैक्स तो पैसों की सूरत में ही आपको देना पड़े। टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स अदा करेगा। सर टैक्स इज लेवी, टैक्स लागू किस पे होगा? इनकम पे, ट्रांजैक्शन पे, प्रॉपर्टी पे। टैक्स लागू होगा इनकम पे, ट्रांजैक्शन पे, प्रॉपर्टी पे, और ये एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी लागू हो सकता है। तो इन चीज़ों पर टैक्स लगता है। सर ये एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेजेस क्या होते हैं? सर जी आपने फ्रेंचाइज ली हुई है, ये राइट है, इस पर भी टैक्स लगता है, इस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। इनकम पे भी टैक्स लगता है, यस इनकम टैक्स लगता है। ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है, यस सेल्स टैक्स असल में ट्रांजैक्शन पे तो लगता है। प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगता है, यस प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। एक्स पर, राइट्स पर, कॉपीराइट्स पर भी टैक्स लगता है, यस राइट्स पर टैक्स लगता है। तो इन चीजों पर टैक्स लागू किए जाते हैं। कौन करेगा लागू? किस में इतनी ताकत है? तो भाई स्टेट करेगी लागू। कौन सी स्टेट? जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है? एरिया ऑफ अथॉरिटी। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? सर मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल छोटी सी पिच करता हूं, आपको समझ आ जाएगी, फिर भूलेगा भी नहीं। सर मैं एसबीआई से बाहर निकला, अभी बाई रोड पे खड़ा था, तो एक सर पे एक बंदे ने गन रखी और उसने कहा अपना मोबाइल दे दो। अब उस मौके पे अक्लमंदी यही थी कि मैं फ़ौरन उसको मोबाइल दे दूं। उसको मैंने मोबाइल दिया, उससे मुझे सलाम दुआ की और चला गया ज़रूरी काम से। अब मसला ये है कि मुझे फ़ौरन ज़हन में आया कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। घर गया, घर जाकर खाना चाना खाया तो घर वालों ने कहा अच्छा जो नुकसान होना था वो तो हो गया, आपको फ़ौरन एक FIR दर्ज करवा देनी चाहिए। खुदा न खासा उस मोबाइल से कोई और वारदात हो जाए तो मसला ज़्यादा बन जाएगा। मैं अपने घर के पास जोहर टाउन में चला गया और वहाँ जाकर उस पुलिस स्टेशन गया और उनको जाके कहा कि एक FIR दर्ज करनी, इस तरह से मोबाइल स्नैच हो गया। उसने कहा कि ये वक़ूआ कहाँ आया है, पेश हुआ है? मैंने कहा जी ये गार्डन टाउन में SBI के पास। तो उन्होंने कहा फिर आप, वो हमारी हदूद में नहीं, सॉरी यार, वो हमारी हदूद में नहीं आता, वो हमारी हदूद में नहीं आता। फिर क्या करें? उन्होंने कहा उस रेलेवेंट इलाके के थाने में जाएं। फिर मैं गार्डन टाउन आया, गार्डन टाउन थाने में गया, यहाँ पर FIR दर्ज हुई। सर यहाँ पर भी पुलिस ही है, वहाँ पर भी पुलिस ही है, लेकिन पुलिस की हदूद है, उस थाने की हदूद होती है। आपको कौन बंदा कहेगा टैक्स जमा कराओ? वो कहेगा जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आप फॉल करेंगे या जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी फॉल करेगी। अगर आपने प्लॉट कराची में लिया हुआ है तो आपको पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के लोग नहीं कह सकते कि वो टैक्स जमा कराओ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी कराची में है वो सिंध गवर्नमेंट कहेगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिसकी हदूद में
जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप फॉल कर रहे हैं वो बंदा आप पर टैक्स का कानून लागू करेगा। अच्छा, पॉइंट पिक कर गए सर जी। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट, टैक्स लागू किया जाएगा स्टेट की जानिब से, लेकिन स्टेट कौन सी? जिसका जुरिस्डिक्शन है ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी, और ओनली पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्ट, राइट और ट्रांजैक्शन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द टैक्सिंग स्टेट आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। भाईजान उस बंदे की यही प्रॉपर्टी, एक्ट्स, राइट्स, ट्रांजैक्शन जो है जो कि अथॉरिटी की हदूद में फॉल करती हैं उन पर टैक्स लागू करेगी ये वाली अथॉरिटी। सर आपको पता है टैक्स का कानून लॉ मेकिंग बॉडी बनाती है, एफबीआर उसको लागू करती है, बनाती है, और तीसरी बड़ी अहम बात, इस कानून को पास कौन करता है? सर इस कानून को पार्लियामेंट पास करता है। पार्लियामेंट हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री टू पास एनी लॉ। आपको बताता चलूं, हर साल जून के फर्स्ट वीक में, हर साल जून के फर्स्ट वीक में क्या होता है जी? जून के फर्स्ट वीक में हर साल एक बिल पेश किया जाता है जिसको फाइनेंस बिल कहा जाता है। 2024 में फाइनेंस बिल पेश किया गया था, फाइनेंस बिल 2024 का। ये बिल किसके सामने पेश किया जाता है? पार्लियामेंट के सामने, नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली अगर ये बिल पास कर दे तो फिर ये क्या बन जाता है? यही बिल क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जी सर जी बेहतर। वैसे सब पढ़ने में दिक्कत हो रही है या वैसे ही आपको येलो कलर पसंद है? नहीं, येलो और पिंक अच्छे कलर हैं। ले सर मैं येलो पेन यूज कर लिया, जैसे आप खुश हैं तो ठीक है। लो जी, नेशनल असेंबली के सामने वो बिल पेश हुआ, नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, तो क्या बन गया? हाँ, येलो कलर का फाइनेंस एक्ट 2024 बन गया। सर जी ये फाइनेंस एक्ट 2024 ये अब कानून बन गया। ये वाला कानून किस पीरियड के लिए लागू होता है? ये लागू होता है टैक्स ईयर 2025 के लिए। टैक्स ईयर 2025 कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2024 में शुरू हुआ और कब खत्म होगा? 30 जून 2025 में। यही इस साल आप जो कानून पढ़ रहे हैं ये फाइनेंस एक्ट 2024 है और आपका ये साल टैक्स ईयर 2025। सर बात समझ में आ गई? आपका ये साल टैक्स ईयर 2025 है। ये स्टोरी है सर। टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी और टैक्सेशन लॉज अप्रूव किए जाते हैं पार्लियामेंट में। ये सारी बात आपके साथ कर ली। और सर अगली बात ये है, टैक्स का पैसा कहाँ पर लगता है, टैक्स का पैसा कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो वो कहता है टैक्स इज लेविड फॉर आवाम के फायदे के लिए। 4 मेजर जगह हैं जहाँ पर टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है। सबसे पहला सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर विद इन द कंट्री सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए पुलिस होती है। अगर दूसरे ममालिक से सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए आर्मी होती है। बहरहाल आपका मेजर खर्चा सिक्योरिटी पर हो जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? हेल्थ, आपका हॉस्पिटल्स वगैरह। तीसरे नंबर पे क्या हो गया? एजुकेशन। और चौथे नंबर पे इस गवर्नमेंट का सबसे पसंदीदा और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रोड्स वगैरह। तो ये 4 सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन 4 चीज़ों पर असल में टैक्स का पैसा खर्च होता है और होना चाहिए। सर जी प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम इंशाल्लाह ये मैं कल से शुरू करूंगा। यहाँ तक मैं आपको ले आया हूँ, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अब हम इसको कल से यहीं से ही शुरू करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम से। आज